नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात को देखा कि आखिर नदियों की आवश्यकता क्या है अपर्दन चक्र, डेविस महोदय ने क्या क्या काम किया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसके दौरान हमने इन सारी चीजों को देखा कि आखिर कैसे भूआकृति होती है, उच्चावच क्या है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, डेल्टा कैसे बनता है, नदी कैसे प्रवाह अवस्था में पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा। ये जानना इसलिए आवश्यक था क्योंकि नदियों का कैसा होगा भविष्य, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें भूगर्भिक इतिहास मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जानना आवश्यक था। आज हम अपने भारत में प्रवेश कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि भारत में नदियों का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है, इस भारत की भूगर्भीय संरचना सामान्यतः दो भागों में विभाजित है। हम इस टॉपिक को कह सकते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना जो है, ये संरचना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है जिसका नाम हमने रख दिया है और वो नाम है प्रायद्वीपीय भाग। इसको हम कह सकते हैं सर हमारा जो एक है वो है प्रायद्वीपीय संरचना और दूसरा जो है एक है हमारा वाह्य संरचना। या इसमें हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीप के अलावा जो हमारे उत्तर के भाग है इसको हम कहते हैं वाह्य या इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। इन दोनों में अंतर चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज के लगभग 25 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारा इतना सारा हिंदुस्तान हमारे पास नहीं था, उत्तर वाला ये दक्षिण का ही भाग था जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये 25 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में जब धरती पर कार्बन यानी कोयले वगैरह जब बन रहे थे तो हमारा भारत अफ्रीका से यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण से होकर सरकते हुए उत्तर की ओर चला था। और आपको पता है इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ दक्कन का पठार, नाम आपने सुना ही होगा। सर एक शब्द आता है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं उत्तर भारत में जिसको वायु या उत्तर भाग कहेंगे और दक्षिण जो त्रिभुजाकार में है प्रायद्वीपीय भारत। इनमें दोनों में अंतर क्या है? एक हम आपको जानकारी बताएं कि अशोक आईएएस की जितनी भी टीमें हैं, जिसमें चाहे आपके ब्रजेश जी हो, धर्मेश जी हो, सोनू सर हो, आज सारे लोगों ने ये करने का प्रयास किया है कि जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं इन क्लासेस से सवाल कैसे पूछ सकते हैं सिविल सर्विसेज या अन्य एक दिवसीय में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एक जैसे लेक्चर हुआ, इस लेक्चर से कितने संभावित प्रीवियस के सवाल बन सकते हैं, उस पर भी आपसे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, इस पे आपका प्रतिभाग करना बड़ा आवश्यक है क्योंकि आपके फीडबैक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें कुछ आगे करने की इच्छा जागृत होती है। तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारे हौसला को बनाए रखें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको देखें, पढ़ें और मेहनत करें। आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सीधा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सर प्रायद्वीपीय भारत भारत का प्राचीनतम खंड है। ये प्राचीनतम भूखंड है, इससे प्राचीन हमारे भारत में कोई चीज नहीं है। इसके साथ साथ में ये भारत का सबसे कठोर भाग है। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे खास बात है कि ये हमारा सबसे प्राचीन है, सबसे पहले बना है और सबसे कठोर भूखंड है। इतना कठोर भूखंड है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो विवर्तनिक से सीधा सा तात्पर्य है प्लेट टेक्टोनिक जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं न के बराबर होती हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप आदि सारी चीजें न के बराबर आती हैं। यद्यपि कोयना और लातूर में जब भूकंप आया तो इसे थोड़ा सा संदेह तो अवश्य हुआ, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर हिमालय जो कि भूकंप जो इनके 5वें में सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्र में आता है, इसकी अपेक्षा ये हमारा भारत जो दक्षिण का एकदम दृढ़ भूखंड है और मजबूत है, जहाँ भूकंप वगैरह ना के बराबर आते हैं।
जबकि हमारा उत्तर भारत का भाग, इसके बारे में आपको पता ही है कि ये सबसे नवीनतम भाग है हमारे भारत का, नवीनतम। और दूसरा बात, ये कठोर नहीं है, ये कह सकते हैं कि आप ये कठोर और ये है मृद। यहाँ तक कि यहाँ पर विवर्तनिक की जो बात है, ये दक्षिण भारत में विवर्तिक घटनाएं ना के बराबर होती हैं, तो यहाँ पर जो विवर्तनिक बोले तो प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं होती हैं, वो हमेशा घटती रहती हैं। कैसे? आपने देखा कि नेपाल में कितना बड़ा भूकंप आया था, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, जम्मू कश्मीर में, आज सारी जगहों पर ये हमारा भूकंप के लिए बड़ा सेंसिटिव जोन है। सर क्यों ऐसा है, क्या है, अभी हम आपको पॉइंट के माध्यम से बता रहे हैं। दूसरा खास बात ये है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी विशेषता है, वो ये है कि ये कभी भी समुद्र में पूरी तरह से डूबा नहीं रहा। याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं डूबा। और यदि आप उत्तरी हिमालय की या उत्तरी भागों की बात करें तो आप जान लीजिएगा कि इसका जो जन्म हुआ है वो जन्म ही समुद्र से ही हुआ है, इसका जन्म ही समुद्र से हुआ। और उस समुद्र का क्या नाम था? एथीज, नाम आप लोग जानते होंगे। यस। तीसरा इसका महत्व क्या हुआ कि यहाँ की जो नदियां हैं, अब आप सोचिए, जब इसका जमीन ही प्राचीनतम है तो क्या जो यहाँ की नदियां होंगी ये भी प्राचीनतम नहीं होगी? और प्राचीन है तो मतलब कि क्या हुआ? वृद्धावस्था में हुई। ये इन्होंने इतना अपरदन कर दिया है इस भाग का कि ये लगभग अपने बेस पे आ गए हैं। बहुत हल्का सा ढाल है, जबकि हमारे हिमालय की सबसे खास बातों में से ये कि अभी ये नदियां युवा अवस्था में है और ये इनका ढाल बहुत तीव्र है, इसलिए सकरी घाटी या गार्ज कैनियन ये सारी चीज बनाते हुए चलती है। अगला बात कि प्रायद्वीपीय भारत का जो मैदान है, ये मैदान यहाँ का सकरा है। अगर जो आप देख सकते हो तो बताएं हम आपको, यही वाला क्षेत्र जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र हमारा उसे। तो अब ये देखें कि आखिर में प्रायद्वीपीय भारत और ये जो बाह्य भारत है यानी हिमालय वाला भारत, इनके मध्य में जो मैदान है उनकी क्या स्थिति है। तो इस बात को आप बाकायदा जान पाएंगे कि यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों ने मिलकर हिमालय को इतना प्रदित किया है कि उसके सारे अवसाद को इस द्रोणी में लाके पाट दिया, जिसकी वजह से यहाँ का जो मैदान था ये खूब चौड़ा हो गया। जबकि यहाँ ये जो हमारा पश्चिमी घाट था और पूर्वी घाट था, ये इन दोनों को ज्यादा अपरदित नहीं कर पाए क्योंकि ये कठोर जमीन है। कैसे कठोर है अभी बता रहे हैं। तो यहाँ के जो मैदान बने ये सकरे और पतले बने, जबकि उत्तर के मैदान मोटे और मजबूत बने, बोले तो चौड़े बने। अगर जो हम तटीय मैदानों की बात करें तो इस बात को याद रखिएगा कि पश्चिम तटीय मैदान हमारा पतला और सकरा है, जबकि पूरब का मैदान हमारा ज्यादा चौड़ा है। यहाँ की औसतन चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि यहाँ तक कि 150 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका कारण क्या है जान लीजिएगा। यहाँ से नदियां निकल कर अपने साथ जो थोड़ा बहुत भी अवसाद बचता है वो यहाँ पर पाटने लगती है, और इन नदियों को यहाँ पे जो पर्वत है जिनको आप पूर्वी घाट कहते हैं, इनको भी इन्होंने काट छाट कर इसको मोटा कर दिया है। तो फिलहाल ये हमारा अगले वीडियो का मैटर है। अभी हम देख लेते हैं नदियों के बारे में। तो हमने देख लिया प्रायद्वीपीय भारत और ये रहा हमारा उत्तर भारत। एक शब्द से अक्सर आता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन दक्कन ट्रैप क्या है, ये किसे कहते हैं? दक्कन ट्रैप थोड़ा सा जान लेते हैं किसे कहते हैं। दक्कन ट्रैप सर ये है क्या, जरा जान लेते हैं। दक्कन का तात्पर्य होता है दक्षिण, ध्रुव दक्षिण नहीं, दक्षिण से थोड़ा सा उत्तर, और ट्रैप का अर्थ होता है सीढ़ी। हुआ क्या कि आज से लगभग 125 करोड़ वर्ष पहले जब एक युग था, जैसे एक युग था कार्बोनिफेरस युग, उसी प्रकार 12.5 करोड़ साल पहले एक युग आया जिसका नाम पड़ा क्रिटेशियस। इसी युग में इसी महाराष्ट्र के पास में
एक खूब बड़ा सा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और बहुत सारा लावा, और वो लावा बेसाल्टिक लावा था। बहुत सारा लावा इन सारी जगहों पर फैल गया। इनके फैलने की वजह से ये एक खंड खंड करके जो फैलते चले गए, और इनका फैलाव जो हुआ वही फैलाव को ही हम लोग कहते हैं दक्कन ट्रैप। ये दूर दक्षिण में है नहीं, कहाँ तक इसका विस्तार है जरा जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये आपका 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहां से लेकर 15 डिग्री अक्षांश से लेकर और 25 डिग्री अक्षांश तक, ये यहां तक, और यहाँ ये जो हमारा 82.5 है जिसे हम प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं, यहां से लेकर ये इतना सारा हमारा लावा से बना हुआ एक ट्रैप यानी सीढ़ी है, जिसे आप क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। शुरुआत में ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में था, लेकिन इसका इतना आच्छादन हुआ, इतना अपरदन हुआ कि इसका विस्तार तमिलनाडु और मध्य प्रदेश तक विस्तृत होता चला गया। यही मिट्टी आज में रेगुर मिट्टी के नाम से मिलती है, जिसको हम लोग कपासी मिट्टी कहते हैं। और आपको पता ही होगा काली मिट्टी सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली में से एक मिट्टी है। तो ये हमारा दक्कन ट्रैप 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा इधर लगभग 72 डिग्री, ये यहाँ से याद रखिएगा, लगभग 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगकर ये है आपका 72, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा दक्कन का ट्रैप फैला हुआ है। ये दक्कन का ट्रैप, जैसे दक्कन का पठार यदि आप कहें तो सामान्यतया ये महाराष्ट्र में विस्तृत है, लेकिन इसके कुछ भाग गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हैं। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि सर ये कर्नाटक है, और कर्नाटक का ये जो शहर है, इस शहर का नाम है धारवाड़, नाम आपने सुना होगा। और यहाँ पर जो चट्टान पाई गई, इस चट्टान का नाम है टोटल कुल मिलाकर धारवाड़ की चट्टान। ये सर क्या है? अब लावा जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी की बहुत गहराइयों से आता है, और गहराइयों में सारी भारी धातुएं स्थित है, और जब सारी भारी धातुएं स्थित हैं तो जब लावा आएगा तो लावा अपने साथ भारी धातुओं को लाएगा, और लाने के बाद यहाँ पर प्रसारित कर देगा। इसका मतलब वो मैग्नीज, लोहा, सोना, चांदी आदि वो सारी चीजें जो भारी धातुएं हैं क्या धारवाड़ चट्टान में पाई जाएंगी? यस। इसीलिए जो हमारे खनिज हैं, और इन खनिजों में कौन है? धात्विक खनिज। ये धात्विक खनिज के लिए कौन सी चट्टान सबसे महत्वपूर्ण है? धारवाड़ चट्टान। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी एक चट्टान पाया जाता है जिसका नाम कुडप्पा है, नाम आपने सुना होगा। कुडप्पा नामक जिले के आसपास में उस चट्टान का उल्लेख हुआ, इसलिए उसे कुडप्पा की चट्टान कहते हैं। वो भी खनिज के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो भारी धातुओं के लिए, धात्विक खनिजों के लिए कौन सी चट्टान भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। यहाँ पर भारत के सर्वाधिक लोहे वगैरह आदि पाए जाते हैं। इसी क्रम में आपने एक और चट्टान का नाम सुना होगा जिसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टान। सर ये है क्या? क्रम की चट्टान, ये क्या है? तो गोंडवाना का सीधा सा तात्पर्य है गोंड से, जहाँ पे गोंड जनजातियां रहती हैं। और गोंड जनजाति, आपको इस बात को बाकायदा पता होगा कि यही वो क्षेत्र है जहाँ पे गोंडवाना पाया जाता है। ये वाला, ये गोंडवाना क्षेत्र अक्सर मान लिया जाता है जहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार हो। ये छोटा नागपुर के पठार के पास में या गोंडवाना क्रम के चट्टान जहाँ पर पाई गई, ये सब अवसाद से निर्मित है, और ऐसा माना जाता है यहाँ की चीजें इतनी रूपांतरित हो गई कि इनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज हमारा मिलता है वो है कोयला। तो सीधा सा तात्पर्य सर, कोयले के लिए भारत की कौन सी चट्टान सबसे महत्वपूर्ण है? गोंडवाना क्रम की। धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, भारी धातुओं के लिए कौन सा है? धारवाड़ की चट्टान है। ये पीसीएस 2018 में अक्सर पूछ चुका है, आगे भी देखा जा सकता है कि पूछा जाए। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण चट्टानों के क्रम, कौन कहाँ पर पाया जाएगा। अब याद रखिएगा इस बात के लिए, अब हम आगे ये बताने जा रहे हैं कि भारत की नदियों का विकास क्रम क्या है और कहाँ पे कौन सी नदी निकली है। तो देख लेते हैं इसके बारे में।
अब आपको पता ही है, डेविस महोदय ने ही बता दिया था कि जैसे ही किसी धरातल का उत्थान होता है, समुद्र तल से उत्थान होता है, आपने जाना इस बात को पिछले क्लासेस में कि जैसे ही समुद्र तल से उत्थान होता है किसी जमीन का, उसका तुरंत अपर्दन होने लगता है। और वो अपर्दन कौन करता है? दो, पवन और नदी। पवन किस प्रकार किया था ये भी आपने देखा था, नदी किस प्रकार किया था आपने ये भी देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां की जमीनें ज्यादा ऊंची होंगी वहीं से नदियां निकल सकती हैं, अन्यथा कहीं नहीं निकल सकती हैं। सीधी सी बात है कि हमारे पास में दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक और सबसे ऊंचे क्षेत्र में से आते हैं। इस बात को आप बाकायदा जानते हैं कि हमारा पहला जो श्रेणी है उसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, और वो है हिमालय। हिमालय कोई पर्वत नहीं है, ये कई प्रकार के पर्वतों का एक क्रम है जिसे पर्वतमालाएं कहते हैं। इनको अभी हम बता देंगे आपको कैसे क्या है। और दूसरा जो हमारा ऊंचा उठा हुआ भाग है वो है हमारा पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट किसमें है? प्रायद्वीपीय में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। ये क्या है चीजें? सर आपने दोनों चीजें क्या बनाई है? तो जान लीजिएगा ये कुछ और नहीं है, ये भारत की नदियां हैं। और जहां से नदियों का उद्गम हुआ है वो क्षेत्र हमने आपको बताया है कि हिंदुस्तान में नदियों का उद्गम दो जगहों से महत्वपूर्ण तरीके से होता है, एक हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप कहते हैं पश्चिमी घाट। इन दो, पश्चिमी घाट और हिमालय से भारत के महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। इनके मध्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी होंगी और हिमालय की नदियां कैसी होंगी। ये दोनों निर्भर करता है इन दोनों के उच्चावच पर। उच्चावच क्या होता है ये आपने पहले क्लासेस में जान लिया है, रिलीफ प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के। तो देखते हैं, हिमालय को पहले देख लें। हिमालय हमारा टेथिस हिमालय, जो टेथिस सागर था उससे में बना था। जहां पे आज हमारा हिमालय है वहां पे माना जाता है कि एक सागर हुआ करता था जिसमें गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंध आदि सारी नदियां इस हिमालय को काट काट कर इसमें अपना गाद भरा करती थी। यहाँ तक कि ये तो बात है, हिमालय के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय। याद रखिएगा। अगर जो हम आपसे बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत है और इस पर्वत का क्या नाम आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इस पर्वत का क्या नाम है जिस पर्वत के बगल से होके हमारी सिंधु नदी बहती है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जान लीजिए। इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत ही हमारे महान हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है। यहाँ पर भी एक ऐसे ही पर्वत है जो कि भारत और चीन की सीमा के पास में है। यहाँ पर क्या इस पर्वत का नाम आप लोग हमें बता सकते हैं? जानते होंगे क्या नाम है? यस, इस पर्वत का नाम आप लोगों ने हमें बताया है नामचा बरवा। ये तिब्बत में है और यहीं से हमारी एक नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी का नाम आप लोग तो बाकायदा जानते ही हैं, जिसका नाम तिब्बत में सांगपो है और हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र है। तो ये हमारा हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और आपको पता होगा कि जैसे जैसे किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती जाती है ठंडापन बढ़ता जाता है। मतलब कि धरातल से ऊंचाई की ओर यानी आकाश में जाने पर ठंडी बढ़ेगी या गर्मी बढ़ेगी? ठंडी बढ़ेगी। तो सीधा सा मतलब है, देख लेते हैं कि आखिर हमारा हिमालय कैसे और कहां पर है। ये आपका है काराकोरम श्रेणी, जिसे आपने कह दिया है ये टेथिस हिमालय का एक भाग है। इसी में आपका K2 स्थित है। इस चीज को भी याद रखिएगा, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी चोटी का टोटल 8611 मीटर ऊंचाई है। इसको आप लोग सामान्यतः K2 या गाडविन आइसलैंड के नाम से जानते हैं। ये टेथिस हिमालय सबसे पहले बना और जैसे ये टेथिस हिमालय बना इससे उत्पन्न हो गई 3 नदियां। एक का नाम था सिंधु, एक का नाम था ब्रह्मपुत्र, एक का नाम था सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, और ऐसे ही सतलज था। इसी टेथिस हिमालय के पास से ये टेथिस हिमालय यहीं तक नहीं है, आगे तक गया हुआ है। यहीं से निकली और इन सारे नदियों ने उस टेथिस हिमालय को काट काट कर इस टेथिस सागर में भरना शुरू किया।
उनके इस अवसाद के अधिक भरने के कारण दूसरा हिमालय बना, और उस दूसरे हिमालय का नाम आप लोगों ने रखा होगा, और उसका क्या नाम रखा है आपने? उसका नाम रखा है आपने महान हिमालय। और ये महान हिमालय आपका इस प्रकार से नेपाल से होता हुआ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक चला गया है। टोटल 2500 या 2400 किलोमीटर, दो जगहों पर दो प्रकार का है। खुल्लर महोदय 2400 किलोमीटर मानते हैं, एनसीईआरटी 2500 किलोमीटर मानती है। तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जिस पर्वत का निर्माण अब हुआ इसके अवसाद की वजह से, उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? महान हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री से सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ होता हो, बर्फ का घर बन गया हिमालय। लेकिन गंगा बननी थी, सिंधु बना था, सतलुज बना था, ये सारे बने थे। उन्होंने क्या काम किया कि जो नदी बह रही थी और जाके टिथीज में गिर रही थी, तो अब निकला हिमालय, जिसका क्या नाम पड़ा? महान हिमालय। इसको इस नदी ने काटना शुरू किया। ये जैसे जैसे बढ़ रहा था, ये बढ़ता तो रहा था, लेकिन इसको बीच से कौन सी नदी काटती चली गई? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मतलब कि ये हुआ कि हिमालय के निर्माण से पहले ही इन नदियों का जन्म हो चुका था, इसलिए इन नदियों को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। आगे देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा हिमालय आया, वो दूसरा हिमालय यहाँ पर आया, जिसका हम लोगों ने क्या नाम रख दिया है? इसका नाम हमने रखा है लघु हिमालय। ये लघु हिमालय, जिसको बुग्याल, प्यार आदि नाम के सारे चीजें आते हैं, ये बना। तीसरा जो हमारा हिमालय बना, उस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? चौथा हिमालय जो बना, उसका नाम हम लोगों ने शिवालिक रख दिया है। और ये शिवालिक श्रेणी ऐसे बहता हुआ नेपाल से होता हुआ और ये जाकर यहाँ पर मिल जाता है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इसी सिक्किम में आपका स्थित है कंचनजंगा। ये भारत की मुख्य भूमि से, क्योंकि केटू हमारे पीओके में है, हमारे भारत में है नहीं, तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो हमारा है वो कंचनजंगा सिक्किम में है। ये बहुत ऊंचा है। इसी के बगल में यहाँ पर आपका एक है सागरमाथा। सागरमाथा को आप जानते हैं, नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं, और इसका वास्तविक नाम है एवरेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा है नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। यहाँ पर आपका नामचा बड़वा है, कामेट है, विभिन्न प्रकार के हैं। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि जो पूर्वी हिमालय है वो सकरा है लेकिन ऊंचा ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय है वो चौड़ा है लेकिन नीचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ की ऊंचाई ज्यादा है, मतलब ठंडी ज्यादा है, लेकिन क्या ग्लेशियर बनने के लिए यहाँ पर स्थान ज्यादा है? नहीं है।